हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट दिन है 2021 का, 31 दिसंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन लास्ट तक देखने का आपको फायदा ये मिलेगा कि हर तरह का क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में हर तरह का करंट अफेयर जो है वो लंबे समय तक याद रह सके। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 31 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी कंट्री ऐसी नई मेंबर बनी है न्यू डेवलपमेंटल बैंक की, और न्यू डेवलपमेंटल बैंक किसका है, ब्रिक्स का। तो आप सबको पता है कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने मिलकर एक न्यू डेवलपमेंटल बैंक बनाया था 2015 के अंदर। तो उसके अंदर जो है वो बाहर की कंट्रीज को अलाउ किया गया था कि वो भी इस बैंक की मेंबर बन चुकी हैं। लेकिन अब तक जो है वो 3 कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी मेंबर थी। कौन कौन सी? बांग्लादेश इसके अंदर था, इसके अंदर उरुग्वे था, इसके अंदर जो है वो यूएई भी था। ये तो पहले से ही सितंबर 2021 में बना दी गई थी। लेकिन अब चौथी कंट्री भी जो है वो इसकी मेंबर बन चुकी है, और वो कौन सी रह गई है? इजिप्ट रह गया। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आपने याद रखना है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की तरफ से 2015 में न्यू डेवलपमेंटल बैंक बनाया गया था। ऑलरेडी 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे जो है वो इसकी मेंबर बन चुकी थी सितंबर 2021 में। तो अब एक नई कंट्री जो है वो ऐड की गई है इसमें, वो कौन सी है? इजिप्ट है। अगर आप साउथ अफ्रीका या पूरा अफ्रीका का अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो इजिप्ट मिलेगा। और पहले बता चुका हूं कि 2015 में इसको बनाया गया था। और न्यू डेवलपमेंटल बैंक वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक ये 80 तरह के 80 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंड प्रोवाइड कर चुका है। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि कितना फंड दे चुके हैं। $30 बिलियन जो है वो ये दे चुके हैं अब तक। और बहुत बड़ी बात है, ये अलग अलग सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर, क्लीन एनर्जी जो कि आजकल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट करनी है उसके लिए ये लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेन मकसद यही है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी जो है वो चीज़ों का लाभ उठा सके। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात और याद रखनी है कि ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पांचों कंट्रीज का जो ग्रुप है ये 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है। आप देख सकते हो इसमें इंडिया और चाइना है।
जिसमें वर्ल्ड की दो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। तो आप कह सकते हो कि 41% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी ग्रुप के अंदर है। और ग्लोबल जीडीपी का 24%, मतलब 1/4 हिस्सा भी जो है वो ब्रिक्स का ही है। और 16% जो है वो ग्लोबल ट्रेड ब्रिक्स कंट्रीज का ही होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ग्लोबल इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान जो है वो कौन सी ग्रुप का है, ब्रिक्स ग्रुप का है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है। तो इजिप्ट की हम बात कर रहे थे, इजिप्ट के बारे में याद रखना है, कैपिटल जो है वो कायरो है और इसकी जो करेंसी है इजिप्शियन पाउंड है, इजिप्शियन पाउंड। और आई थिंक इसको ईजीपी के नाम से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड एज ए मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूट को मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा गया है, कौन सी रैंकिंग के अंदर? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसके अंदर किसको जो है वो मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा गया है, जिसने इनोवेशन के ऊपर काम किया है, नए जो आइडियाज हैं उनको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। और वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईआईटी मद्रास। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021, आईआईटी मद्रास ने जो है वो इसके अंदर मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का खिताब जो है वो जीता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईआईटी मद्रास ने बहुत से प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए इनोवेशन को लेके और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, मतलब नए नए बिजनेस आइडियाज को आगे बढ़ाने में। जैसे कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था आईआईटी मद्रास ने, निर्माण नाम का, जिसमें जो बच्चे हैं उनको जो आइडियाज हैं उनको आगे लिया जाता है ताकि उनको एक बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सके और एक बेहतर स्टार्टअप के तौर पे उसको प्रेजेंट किया जा सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीसरी बार ये रैंकिंग जो है वो इशू की गई है, थर्ड टाइम ये रैंकिंग जो है वो निकाली गई है। और तीसरी बार लगातार जो है वो आईआईटी मद्रास, थर्ड टाइम आईआईटी मद्रास जो है लगातार मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का खिताब जीत के आ रहा है। इसका मतलब तीनों इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन रहा? आईआईटी मद्रास जो है वो सबके टॉप पे रहा तीनों बार। और इस इंडेक्स के अंदर जो है वो टोटल 1438, मतलब 1438 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया है। पिछली बार भी ये रैंकिंग आई थी 2020 में, क्योंकि इसको 2019 में स्टार्ट किया गया था। 2020 में जब रैंकिंग आई थी तो सिर्फ 674, मतलब 674 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही रैंक किया गया था। तो इसका मतलब इस बार के इंडेक्स में ये ऑलमोस्ट डबल इंस्टीट्यूशंस को लिया गया है। इसमें सारे के सारे आईआईटी आ जाते हैं, इसमें सारे के सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज आ जाते हैं, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के भी सारे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की जाती है इसमें। और टोटल 9 ऐसे मापदंड हैं जिसके ऊपर देख के जो है वो इनको रैंक किया जाता है। जैसे माइंडसेट क्या है, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज कैसी हैं, इनोवेशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर देख के जो है वो इनको रैंक किया जाता है। तो ये इंडेक्स सबसे पहली बार मैंने बताया कि 2019 में 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2020 में दूसरा आया और इसका मतलब 2021 में जो है वो तीसरा इंडेक्स है। और तीनों में सबसे ज़्यादा टॉप जो है, सबसे ज़्यादा क्या आप कह सकते हो कि तीनों में टॉप जो है वो आईआईटी मद्रास की तरफ से किया गया है। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साथ में आप कह सकते हो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मदद से जो है वो इसको रैंक किया जाता है। और इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मेन योगदान तो है ही। तो वो यूनियन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा के मेंबर, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। तो सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। ये है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अभी के अभी, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, फिर आप अगला पार्ट देखोगे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। लेकिन एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो है हमारा पीओ मेंस का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसको स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें इसमें मिलेगी एक बार चेक कर लो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो मैं आपका 50 से 55 सेकंड लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लूंगा, ताकि आप सारी चीजों को ध्यान से देख सको। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, 14 ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम।
तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, या आप एम्बेसडर भी कह सकते हो, कौन सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का। और ये आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर। कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट और इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अनुपम रे को नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। और 1994 के आईएस नहीं कह सकते, आईएफएस बैच के हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस बैच के ये ऑफिसर हैं, और ये नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे इस इंस्टीट्यूशन के, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के। अभी ये ज्वाइंट सेक्रेटरी काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। और इससे पहले कौन होते थे, पंकज शर्मा, फॉर्मर कौन थे, पंकज शर्मा। ये 1991 के आईएफएस ऑफिसर हैं, जो कि एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे 2018 से, लेकिन अब बना दिए गए हैं डॉक्टर अनुपम रे। तो पंकज शर्मा जी की नियुक्ति कहां पे कर दी गई है, पंकज शर्मा अब बन चुके हैं नेक्स्ट एम्बेसडर बन चुके हैं कौन सी कंट्री के, मैक्सिको के। तो ये आपने याद रखना है कि मैक्सिको के नए एम्बेसडर जो है वो डॉक्टर पंकज शर्मा, और साथ ही साथ आपने याद रखना है ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कौन है, डॉक्टर अनुपम रे। लेकिन दो अपॉइंटमेंट्स आप यहाँ पे और देख रहे हो, लेकिन उससे पहले आप अनुपम रे जी का चेहरा देख लो ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो लंबे समय तक याद रहे। तो अब्दुल्ला शाहिद का नाम देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये, क्योंकि 76th जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए थे, अब्दुल्ला शाहिद, ये याद रखोगे। शंभुनाथ श्रीवास्तव, इनको भी यूनाइटेड नेशन का जो एसोसिएशन है इंडिया के अंदर उसका चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। तो आप कह सकते हो चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, IFUNA, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के चेयरमैन शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स आपने याद रखनी है। और ये नेशनल जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट होता है, इसका मकसद क्या होता है कि एक तो आर्म्स के ऊपर कंट्रोल, ताकि कोई भी कंट्री जो है वो इतना ज्यादा आर्म्स ना पैदा कर ले कि उसका पता भी ना हो और बाद में जो है वो कहीं पे उसका गलत यूज कर रहा हो। और हमने हथियारों को खत्म करना है और पीसफुल दो कंट्रीज के बीच में या किसी भी कंट्री के साथ जो है हम पीसफुल तरीके से जो बात करना चाहेंगे। तो उसके लिए इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को स्थापित किया गया था। कितनी मेंबर स्टेट्स हैं, 65 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर। याद रखोगे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। डिजिटल बुक जो है वो लॉन्च की गई है, अटल इनोवेशन मिशन, मतलब मैं सीधा कह सकता हूं कि नीति आयोग की तरफ से लॉन्च की गई है। और ये बुक का सेकंड एडिशन है, इससे पहले जो है वो अक्टूबर 2021 में फर्स्ट एडिशन जो है वो इसका लॉन्च कर दिया गया था, दूसरा एडिशन अब लॉन्च किया गया। उस बुक का नाम आपने मुझे बताना है, नाम क्या है, इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टिंकरर्स। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी होगा, डी आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग की तरफ से सेकंड एडिशन जो है वो लॉन्च किया गया, इनोवेशन फॉर यू और इंजीनियस टिंकरर्स का। और ये दोनों अलग अलग तरह से जो है वो लॉन्च की गई हैं। लाइक अगर आप कहोगे इनोवेशन फॉर यू का मेन मकसद जो है इसके अंदर बताया गया है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं उसमें इनोवेशन कैसे हुई है और क्या क्या चीजें जो है वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू लॉन्च की गई हैं। और इसके अंदर 70 अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स के बारे में बताया गया है, जिनको जो है वो अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से जो सपोर्ट भी साथ में किया गया है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च किया गया था, उसके अंदर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो है इनोवेशंस के बारे में बताया गया था। दूसरे एडिशन में एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के रिलेटेड बताया गया है। दूसरी बुक है द इंजीनियस टिंकरर्स, ये भी एक कंपेडियम है जिसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। स्पेशली ऐसी 41 इनोवेशंस के बारे में बताया गया है जो अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू हुई हैं। मतलब जो स्कूल्स के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से स्टार्ट की गई थी, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बुक्स के नाम जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। और अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर जो है वो याद रखोगे कौन है, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। 2021 की बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आईटीसी लिमिटेड और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में पार्टनरशिप किया है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करके उसकी जगह हम कुछ और यूज कर सकें, उससे रिलेटेड आइडियाज निकाले जा सकें। और ये इंस्टीट्यूशन कौन सी है, इन्वेस्ट इंडिया। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इन्वेस्ट इंडिया आपने याद रखना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही जो है वो एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका मेन मकसद जो है वो दो चीजों के ऊपर है।
एक तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी जगह हम कुछ और यूज कर सके, दूसरा जो वेस्ट आता है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, लाइक लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, तो इस तरह से उसको डिवाइड किया जा सके ऑटोमेटिक तरीके से, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इन दोनों चीजों के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट इंडिया और आईटीसी लिमिटेड जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्राउड सोर्स करना है ऐसे आइडियाज को जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम कुछ और यूज कर सकें, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब वेस्ट को अलग अलग करने के लिए भी जो है एक ऑटोमेटिक मेथड जो है वो ढूंढा जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कहोगे कि इसको ये आइडियाज कहाँ से मिलेंगे, तो इसीलिए आईटीसी ने जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, आईटीसी सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन चैलेंज। तो इस चैलेंज के अंदर क्या होगा कि एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल के अंदर जो है वो नई नई स्टार्टअप्स, नई नई कंपनीज को जो है बुलाया गया है वहां पर रजिस्टर करने के लिए, ताकि स्मार्ट टेक्नोलॉजी आइडिया जो है वो ढूंढे जा सकें, सस्टेनेबल पैकेजिंग हो सके, वेस्ट अलग अलग हो सके, लाइक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन जो है वो नए मिल सके, ताकि स्पीड भी बढ़ सके और साथ में एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सके। तो इससे क्या होगा, जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं जिनके पास ऐसे आइडियाज हैं सस्टेनेबल पैकेजिंग और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन के लिए, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसको सहायता जो है बेसिकली आईटीसी लिमिटेड जो है, और साथ में आप कह सकते हो कि इन्वेस्ट इंडिया करेगा ही करेगा। तो आपने याद रखना है, हम यहाँ पे बात करें आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक अगर फिर भी आप जानना चाहते हो तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता के अंदर है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, संजीव पुरी, संजीव पुरी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच स्टेट इनॉग्रेटेड नरेंद्र मोदी मार्ग, ए रोड नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नाम से एक सड़क मार्ग जो है वो नाम रख दिया गया उसका नाम है नरेंद्र मोदी मार्ग, और वो कहां पे रखा गया है, सिक्किम के अंदर। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी मार्ग जो है वो रख दिया गया। ये दूसरी ऐसी रोड है जो सोमगो लेक को नथुला बॉर्डर पास के थ्रू जो है वो गैंगटॉक के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। ऐसे एक रोड पहले बनी हुई है, लेकिन उस रोड का जो नाम है, पहली रोड थी वो, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू रोड। तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू रोड। तो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से है तो मोदी जी के नाम से भी होगी है, तो इसका मतलब ये दूसरी रोड है जो इस एरिया को आपस में जोड़ती है। कितने किलोमीटर है ये, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है या 19.5 किलोमीटर आप कह सकते हो इस रोड की टोटल लंबाई है। इस रोड को बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने है, जो कि गैंगटोक और सोमगो लेक को आपस में जोड़ती है, और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया आपस में, कम कर दिया इस रोड के थ्रू। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, लोगों को जर्नी जो है वो यहाँ पे आसान हो जाएगी। लेकिन याद रखना है दूसरी रोड है, पहली रोड का नाम जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, दूसरी का मोदी मार्ग है, या आप कह सकते हो नरेंद्र मोदी मार्ग है। दोनों सेम है, सोमगो लेक से कहां तक, गैंगटोक तक जोड़ती है आपस में। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने एक रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो चेंज कर दिया। हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या होगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। याद रखना है, ये लक्ष्मीबाई जी के नाम से रखा गया है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखा गया है, और नाम है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्योंकि बहुत सी चीजें जो हैं वो लाइक योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने चेंज कर दी हैं। जैसे 2018 में इन्होंने एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया था, जिसका पहले नाम था मुगल सराय। तो मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। फिर इन्होंने इसी साल नवंबर 2021 में, आप कह सकते हो वैसे तो नोटिफिकेशन 20 की है, लेकिन 21 में ये ऑफिशियली जो है वो किया गया कि फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल के इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, अयोध्या कैंट कर दिया, अयोध्या कैंट कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो है वो फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया था, और इलाहाबाद का नाम जो है वो बदल के क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी मार्ग है, ये बेसिकली इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है, जो सिक्किम के गवर्नर हैं। सिक्किम के गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद। तो याद रखोगे गवर्नर जो है वो गंगा प्रसाद है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, So recently, Ministry of Home Affairs extended Armed Force Special Protection Act 1958 in which state for 6 more months। तो आफ्स्पा एक्ट लगाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा परेशानी हो, जहां पे लोग जो है वो दंगे कर रहे हो, तो वहां पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा दिया जाता है, और सारा कंट्रोल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का हो जाता है लोकल लेवल पे। तो इसको कहा जाता है आफ्स्पा एक्ट 1958।
रिसेंटली ये अप्रूव कर दिया कि 6 महीने और चलेगा। कहाँ पे? नागालैंड में चलेगा। बहुत टाइम से लाइक ये लगा हुआ है इसमें, लाइक आप कह सकते हो कि 10 साल 20 साल जो है उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं कि ये एक्ट बार बार जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। और नागालैंड को इस बार तो डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पे भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और आफ्सपा एक्ट का जो लोग है विद्रोह कर रहे हैं और लोग जो है वो इसका विड्रॉल की डिमांड कर रहे हैं। तो आफ्सपा एक्ट के अंदर बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर दे दी जाती है कि वो कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, कोई वारंट की जरूरत नहीं होती उसमें। और इसमें जो है वो आर्म फोर्सेस को इम्यूनिटी होती है अगर वो किसी को मार भी देते हैं। तो इसका मतलब अगर उनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि किसी को भी मार देते हैं तो वो गलत भी इसका जो है वो यूज किया जा सकता है। इसीलिए एक 7 मेंबर की रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई थी और इसके हेड कौन थे? विवेक जोशी। हमने इस क्वेश्चन को कवर भी किया है, विवेक जोशी जी। तो इसी एक्ट के ऊपर चर्चा होनी थी कि जो इतने सालों से नागालैंड के अंदर या और स्टेट्स में ये एक्ट चल रहा है क्यों ना उसको वापस ले लिया जाए। तो इसलिए और एक घटना भी हुई रिसेंटली जो कि नागालैंड में हुई जिसमें 21 लोगों को जो है वो गोलियां लगी, जिसमें से 14 लोग जो हैं वो उसमें मारे गए, सिविलियंस थे, अनार्म्ड थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मारे गए। तो जिसके कारण जो है लोगों में विद्रोह जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा कि इसको हटाया जाए, लेकिन फिर से 6 महीने के लिए नागालैंड के अंदर और बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना है इसको। और नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो नीफियो रियो हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी जी वैसे असम के भी गवर्नर हैं, लेकिन साथ में एडिशनल चार्ज मिला हुआ नागालैंड का, क्योंकि जो RN रवि रिसेंटली गवर्नर थे नागालैंड के वो किसके बन चुके हैं? तमिलनाडु के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ मच ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन राइज? बढ़ सकता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो NPA हैं वो बढ़ सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 2022 तक कितने बढ़ सकते हैं? क्योंकि हमने कल ही एक क्वेश्चन किया है कि जो ग्रॉस NPA हैं अगर आप इसको कंपेयर करोगे मार्च 2020 से, आप कंपेयर करोगे इसको सितंबर 2021 तक, तो आप देखोगे कि ग्रॉस एनपी जो है वो 6.9% जो है वो रिड्यूस हुआ है। हमने कल इस क्वेश्चन को किया है, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम टिल सितंबर 2022 तक जो है वो कितना बढ़ सकता है। तो ये बढ़ सकता है दोस्तों 8.1%। लेकिन अगर इसी तरह की कंडीशन चलती रही, अगर कोई और थ्रेट आ गया, ओमिक्रॉन और बढ़ गया, लॉकडाउन लग गया, कोई सीवियर कंडीशंस होगी, तो 9.5% तक भी जो है वो ग्रॉस एनपीए बढ़ सकता है और बैंक्स के ऊपर बर्डन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो अपने याद रखना है बैंक्स ग्रॉस एनपीए जो है वो 9.5% तक जा सकता है आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। और याद रखना है ये 24th इशू है इस रिपोर्ट का और ये बाई एनुअल आती है, मतलब साल में 2 बार ये रिपोर्ट जो है वो दी जाती है, 6-6 महीने करके इस रिपोर्ट को दिया जाता है। तो इसको आपने खास तौर से याद रखना है। और इसमें एक डेटा बताया गया है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो बढ़ सकता है 9.7% तक 2021 में और 6.7% तक 2022 में, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरह से वेरिएंट बढ़ रहे हैं केसेस, तो लग रहा है कि उसमें शायद जो है वो दोबारा से लॉकडाउन या दोबारा से जो है वो सिचुएशन खराब हो सकती है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है एक्सपैंड कर रही है 8.4% ग्रोथ के साथ जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो रिलीफ है सरकार के लिए कि इतनी ग्रोथ जो है हो रही है। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि ये रिपोर्ट सितंबर तक की है और सितंबर 2022 तक की इसमें कुछ प्रेडिक्शन जो है वो बताई गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा बैंक है जिसने स्विंग स्टेटर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो फाइनेंशियल सोल्यूशन है वो इन कंपनी को प्रोवाइड किए जा सके इस बैंक के थ्रू। और ये बैंक कौन सा है? फेडरल बैंक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप देख सकते हो फेडरल बैंक ने स्विंग सेटर के साथ एक टाई अप किया है ताकि फाइनेंशियल सोल्यूशन जो है वो इनके कस्टमर्स को मिल सके। तो दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है फेडरल बैंक और स्विंग स्टेटर के बीच में। याद रखना है स्विंग स्टेटर जो है एक जर्मन बेस्ड जो है वो सब्सिडरी है, एक कंपनी है जर्मनी की, तो उसकी ही एक सब्सिडरी जो है वो इंडिया में है। तो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी आप कह सकते हो जो कि इक्विपमेंट्स बनाती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग करती है कंक्रीट मटेरियल की, और पूरे इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये कंक्रीट की और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। और ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कौन करेगा? फेडरल बैंक। मतलब कह सकते हो कि जितने भी कस्टमर्स हैं इस कंपनी के उनकी जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो उन्होंने कोई इक्विपमेंट खरीदना है, चाहे कुछ भी करना है, तो वो फेडरल बैंक प्रोवाइड करेगा, लोन देगा उनको और इजीली मंथली रीपेमेंट प्लान भी जो है वो साथ में उनको प्रोवाइड करेगा। तो स्टेटर जो है वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कंप्लीट कंक्रीटिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर प्रोवाइड करती है और बहुत बड़ी कंपनी है। और फेडरल बैंक आपको पता ही अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रहा है ताकि मोस्ट एडमायर्ड बैंक जो है वो हर साइड से जो है वो लगे। और फेडरल बैंक याद रखना है 1931 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है दोस्तों, इसको पूछा गया है अलुवा केरला के अंदर।
और इसका जो एमडी और सीईओ है वो श्याम श्रीनिवासन है और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आरबीआई ने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दी है ताकि जो नो योर कस्टमर अपडेशन है वो बैंक अकाउंट्स के अंदर अब कब तक करनी है। पहले तो ये करनी थी 31 दिसंबर 2021 तक, लेकिन अब इसको 3 महीने और बढ़ा दिया, मार्च 31 2022 तक जो है वो अब इसको पूरा करना है। तो ये क्या होता है, पीरियोडिक नो योर कस्टमर अपडेशन क्या होता है? जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका केवाईसी किया जाता है ताकि पता लग सके कस्टमर कहाँ से है, क्या करता है, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस बंदे के पहुंच सकें, उस बंदे से हम जो है वो बातचीत कर सकें। तो अब क्या होता है कि जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो उस टाइम पीरियड पे एक लेबल लगा लिया जाता है कि आप हाई रिस्क कस्टमर हो, आप मीडियम रिस्क कस्टमर हो या आप लो रिस्क कस्टमर हो। मतलब अगर आपकी अच्छी खासी पेमेंट आ रही है, आप जो है वो टाइम से जो है वो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो, तो आप लो रिस्क कस्टमर हो, सिंपल है। तो हाई रिस्क मतलब आपने बीच में इंस्टॉलमेंट को छोड़ दिया तो आप हाई रिस्क कस्टमर हो। तो क्या हुआ इसके अंदर कि अगर आप हाई रिस्क कस्टमर हो तो हर 2 साल के बाद जो है वो नो योर कस्टमर मतलब पीरियोडिक रिव्यू जो है वो लेना जरूरी है, आपसे डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा से मंगवाए जाएंगे। अगर आप मीडियम रिव्यू कस्टमर हो या मीडियम रिस्क कस्टमर हो तो 8 साल के अंदर जो है वो कम से कम एक बार जो है वो केवाईसी आपका अपडेशन होना चाहिए। अगर आप लो रिस्क कस्टमर हो तो 10 साल के अंदर कम से कम एक बार जो है वो आपका केवाईसी होना चाहिए। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, इसके थ्रू जो है बैंक अपडेशन करते हैं। तो अब 31 मार्च 2022 कर दी गई है। इसके पीछे कारण था कि अगर 31 दिसंबर 2021 तक नहीं हो पाया ये पूरा, क्योंकि कोविड के कारण काफी लोग जो है नहीं जा पाए बैंक के अंदर, जिसके कारण जो है वो लोगों के अकाउंट जो है वो बंद हो सकते हैं, तो उनको कैश डिपॉजिट विड्रॉल में दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने इस जो लाइन को बढ़ा दिया और 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया। तो आपने याद रखना है क्या होता है, बस ज्यादातर जो बैंकिंग के स्टूडेंट है वो इस डेट को याद रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं रॉस टेलर, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। जो क्रिकेट से इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि न्यूजीलैंड के बहुत ही फेमस क्रिकेटर, इवन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वो जो टेस्ट सीरीज हैं बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जो वो खेलेंगे और लास्ट ओडीआई जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे मार्च 2022 में। मतलब मार्च 2022 के बाद इन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेना है। एक बात मैं आपको इनका फैक्ट बताना चाहूंगा, रॉस टेलर ऐसे वर्ल्ड के एक प्लेयर, ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल मैचेस को कंप्लीट किया था तीनों फॉर्मेट के अंदर। बहुत बड़ी बात है, 100 इंटरनेशनल मैचेस तीनों फॉर्मेट के अंदर कवर करने वाले वर्ल्ड के पहले प्लेयर कौन थे? रॉस टेलर, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, 37 साल के हैं और फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं न्यूजीलैंड नेशनल टीम के, और आईपीएल भी खेलते रहे हैं। लाइक पहले ये आरसीबी से रॉयल चैलेंज बेंगलोर से थे, फिर इन्होंने राजस्थान रॉयल से खेला, लेकिन आपने सिंपली याद रखना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली स्टेट बन चुकी है जिसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मैकेनिज्म जो है वो पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर लॉन्च कर दिया, और ये स्टेट कौन सी है? ओडिशा। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखें। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया, और इसके तहत आप देख सकते हो कि पेंशनर जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन जो भी है, जो भी मांगा जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट को डिजिटली डाउनलोड करने के लिए, वो ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। जितना भी वेरिफिकेशन होगा वो वीडियो कॉल के थ्रू ही हो जाएगा, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, कुछ स्कैन करना होगा, कुछ और करना होगा। और जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो आप अवेल कर सकते हो या तो मोबाइल फोन के थ्रू, या फिर जो मो सेवा केंद्र है, माई गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, तो वहां से भी आप अवेल कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ओडिशा की तरफ से जो है वो स्टार्ट किया गया है। इवन ओडिशा की तरफ से जब ये इसको स्टार्ट किया गया तो इसमें क्या होगा कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। लाइफ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन वीडियो वेरिफिकेशन जो है इसमें होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे होगा। और जो नवीन पटनायक जी, उन्होंने ई डायरी सिस्टम भी जो है वो भी लॉन्च किया है। इसके अंदर आप कह सकते हो कि जितना भी गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसके अंदर आप मिलेगी, और आप इसको मोबाइल से ही क्या कर सकते हो? असेस कर सकते हो। आप यहाँ भी देख सकते हो ई डायरी, जितनी भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको आपके फ़ोन पे ही जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो सरकार का मो सरकार इनिशिएटिव है, माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें जो है वो साकार हो रही हैं, और उड़ीसा जो है वैसी पहली स्टेट बन चुका है जिन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मैकेनिज्म को स्टार्ट किया है। और आपने याद रखना है उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? गणेशी लाल, गणेशी लाल। और साथ में एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक फेमस बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे? ओडिशा में। यहीं पे आपको मिलेगा बीतरकनिका नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। यहीं पे आपको मिलेगा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुद डैम। कौन सी रिवर के ऊपर? महानदी रिवर के ऊपर, जो कि कहाँ पे है? ओडिशा में।
ये सारी चीजें आपने उड़ीसा के बारे में याद रखनी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के अभी आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 23 प्रोजेक्ट्स का, जो कि 17,500 करोड़ रुपए के, कहां पे, उत्तराखंड के अंदर। आपको पता है कि 2022 में टोटल 7 स्टेट्स में इलेक्शन है, जिसमें से 5 स्टेट्स में जो वो अर्ली 2022 मतलब स्टार्टिंग में ही जो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा इसमें, जिसमें गोवा है, जिसमें यूपी है, जिसमें आप कह सकते हो कि पंजाब है, जिसमें एक स्टेट हमारे पास मणिपुर है, और एक हमारे पास कौन सी है, उत्तराखंड है। 2 स्टेट्स में जो वो लेट 2022 में होंगे, लाइक अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे, और वो स्टेट्स कौन सी हैं अक्टूबर वाली, एक तो हमारे पास गुजरात है, और एक हमारे पास स्टेट और है हिमाचल प्रदेश है। तो ये स्टेट्स में दोनों में जो है वो अक्टूबर नवंबर में होंगे, और ये स्टेट्स में आप देख सकते हो अभी स्टार्टिंग में 2022 में आप देख सकते हो 7 जनवरी को, 6 जनवरी को आप कह सकते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसको हम चोन जाब्ता कहते हैं, वो लग जाएगा। तो उत्तराखंड में या आप देख रहे हो यूपी में आजकल प्रोजेक्ट्स बहुत से लॉन्च हो रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बेसिकली इलेक्शंस हैं। और 23 प्रोजेक्ट्स में से 17 प्रोजेक्ट्स के नींव पत्थर जो है वो रख दिए गए हैं, उसका उद्घाटन जो है वो कर दिया गया है, स्टार्ट हो चुके हैं प्रोजेक्ट, जो कि 14,000 करोड़ के आसपास की लागत से बनेंगे। इसमें अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हैं, इरिगेशन से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हैं। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हो पुष्कर सिंह धामी जी, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह। तो सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अब आते हैं 1-9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हो, आरबीआई ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया केवाईसी की, मैं बता चुका हूं आपको। दुर्गा शंकर मिश्रा जी नए चीफ सेक्रेटरी बने उत्तर प्रदेश के। इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ा फेरबदल है कि उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी जो है बदल दिए गए हैं। इससे पहले जो है वो राजेंद्र कुमार तिवारी थे, राजेंद्र कुमार तिवारी। खास करके यूपी के बच्चे तो याद रखेंगे कि नए जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन बने हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा। नेक्स्ट, वुमेन लेस लाइकली टू रिसीव कोविड-19 रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से जो औरतें हैं जो काम कर रही थी, उनका जब काम चला गया तो उनको बहुत ही कम रिलीफ मिला है, खास करके कैश रिलीफ। ये एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन वुमेन रिपोर्ट, जिसका नाम है वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट गई हैं, ग्लेरिंग गैप्स इन द पैंडेमिक रिस्पॉन्सेज, जो कि गैप और बढ़ चुका है पैंडेमिक के दौरान। और इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली बताया गया कि कैश रिलीफ जो है वो बहुत ही कम रिसीव हुआ है, मेन को ज़्यादा मिला है, वुमेन को कम मिला है। और 29% ऐसी औरतें हैं जो अपने बच्चों के साथ रह रही हैं जिनकी जॉब चली गई है, जबकि मेंस में देखोगे तो 20% ही ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है जो कि बच्चों के साथ रह रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट को देखोगे, उसमें 95% औरतें जो हैं वो काम करती हैं इनफॉर्मल लेबर का, इनफॉर्मल लेबर का। और ऐसे ही सब सहारन अफ्रीका में है कि 89% औरतें जो हैं वो काम करती हैं इनफॉर्मल लेबर में, जिसको हमें बहुत ही जल्दी टैकल करने की ज़रूरत है, ताकि औरतों को भी ऊपर उठाया जा सके, उनको भी काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी दी जा सके काम की। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ करंट अकाउंट क्राइटेरिया जो है वो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज के लिए जो है वो रिलैक्स कर दिया। पहले इनको अलाउड नहीं था कि आप जो है वो करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज हैं या उनकी एंटिटीज़ हैं तो वो अपना करंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं अलग अलग बैंक में। पहले था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है। आरबीआई ने भी कह दिया था, आरबीआई ने भी पहले कह दिया था कि वो लोग ओपन करंट अकाउंट जो है वो ओपन नहीं कर सकते थे, वो कस्टमर जिन्होंने पहले से कोई क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है या कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है। लेकिन बाद में आरबीआई ने भी इसको हटा दिया था कि यार कोविड चल रहा है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने भी हटा दिया। लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में याद रखेंगे, इसको 1999 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, तेलंगाना के अंदर, और इसके हेड जो हैं वो सुभाष चंद्र खुंतिया हैं। नेक्स्ट, ओडिशा ऐसी पहली स्टेट बन गया जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशन स्टार्ट किया है। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर जो हैं वो उन्होंने रिटायरमेंट मार्च 2022 में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अगला आते हैं 30 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सीएसआर का मतलब क्या था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आंसर तो बी होगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सरकार ने एक एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत एक ऐसी फैसिलिटी बना दी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं या आप कह सकते हो कि जो भी कंपनीज हैं
वो सारी की सारी जो है वो कुछ लोगों के लिए भी काम करेगी, सोसाइटी के लिए भी करेगी। वो इकोनॉमिक हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल के बेस पे हो सकता है। तो वो कुछ पैसा कहाँ पे लगाएंगे? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर लगाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से जो है वो लागू किया गया। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इसको माना जा सकता है कि CSR जो है मैंडेटरी प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन है, ये मैंडेटरी है, हर कंपनी को पूरा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन था कि जब 14 बैंक्स को पहली बार नेशनलाइज किया गया, तो सबने, आप पहले तो डेट याद रखनी है, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? क्योंकि नेशनलाइजेशन बैंक्स की जब हो रही है तो फाइनेंस मिनिस्टर का रोल जो है वो सबसे बड़ा है। तो आपने बताना है कि कौन थे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि आपको पता है कि पहली बार नेशनलाइजेशन 1969, दूसरी बार 1980, और 1969 में 14, 1980 में 6। तो इसका मतलब 1980 के एंड तक जो है वो 20 बैंक नेशनलाइज हो चुके थे। हम बात करें जब 14 हुए थे पहली बार, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? मुझे कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों ने इसको शेयर करना है। कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर दिया करो। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, अभी के अभी, और बेल बटन को प्रेस कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। या फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हंसते रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। थैंक यू गाइस। और हंसना स्माइली की तरह है।